Now we will study about various system, various types of e-commerce एंड उनके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब उनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो क्या होता है? पहला जो हमारा टाइप है वो है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इनकी डेफिनेशन हम बाद में करेंगे, पहले इनके क्वेश्चन वाइज चलते हैं। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? वाइड रीच एंड ग्लोबल। B2C जनरली वही है जो अभी हमने पढ़ा था कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट हो या फिर क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, कि वाइड रीच मिल जाती है बिजनेस को, और B2B से कंपेयर कर सकता है, मतलब दूसरे बिजनेस से अपना बिजनेस का प्राइस हो गया या फिर क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं। स्मॉलर बिजनेस के लिए कोई बैरियर ज़्यादा नहीं होते, सीधा वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन। और जो कस्टमर के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इनसाइट्स मिलते हैं, जो उनका डेटा मिलता है, उसके ऊपर वो वर्क करके अपनी जो सेल्स है उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं। कॉन्स क्या है, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, कि जैसे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेसेस रजिस्टर हो जाते हैं तो उसमें प्राइस वॉर हो जाता है, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। अब कस्टमर है, उसको बहुत सारी क्वालिटीज़ के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे डिफर प्राइसेस पे रेट वो मिल रहे हैं, तो जो कभी कभी है वो कॉस्ट एक्विजिशन, मतलब जो बिजनेस को कॉस्ट पड़ रही है वो सेलिंग से भी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। और कस्टमर रिटेंशन बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब मैं आज किसी जैसे नायका से कुछ खरीद रहा हूँ, कल मिंत्रा से कुछ खरीद लूँगा, तो मतलब कस्टमर रिटेंशन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल आ गए हैं। एग्जांपल जैसे का अमेज़ोन है। नेक्स्ट है B2B। B2B की एडवांटेजेस क्या है कि भाई इसमें मार्जिन जो है वो B2C से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बल्क में होलसेल टू होलसेल जा रही है, प्राइस वो गुड्स एंड सर्विसेज बल्क में जा रहा है सब कुछ। स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल कस्टमर बेस। अब कस्टमर को क्या चाहिए वो यही डिसाइड करेगा कि मार्केट में क्या हमें लॉन्च करना है, क्या लॉन्च नहीं करना, किस चीज़ को रोक के रखना है और किस चीज़ को मार्केट में भेजना है। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन बिल्ट विद बिजनेस पार्टनर। अब मैं हूँ या फिर कोई आप फर्म लगा लो, कि कल जैसे हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था, MRF है और टाटा की व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो दोनों स्ट्रेटेजिकली रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ऑनलाइन वे में। उन्हें बार बार मीटिंग करनी होगी तो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, या फिर कुछ भी डिसीज़न लेना हो तो विद द हेल्प ऑफ ई-कॉमर्स वो ले सकते हैं। कंपैरिजन करना हो दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ तो वो भी ईजिली हो सकता है। कॉन्स क्या है? रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर ऑर्डरिंग, प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक। अब हम ही हैं, जैसे हम तो अमेज़ोन से कुछ भी जल्दी ऑर्डर कर लेते हैं, बट इसमें क्या होएगा, ई टेंडर्स भरने पड़ेंगे, फिर कंपटीशन होगा कि किसका टेंडर कम प्राइसेस पे है, किसका हाई प्राइसेस पे है, तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है ऑनलाइन वे में। लॉन्गर सेल साइकिल कंपेयर टू B2C। लॉन्गर स्केल सेल्स साइकिल मतलब कि B2C में क्या है कि हमने एक क्वांटिटी में ऑर्डर किया, वो 3-4 दिन के अंदर आ गई। अब इसमें हज़ारों क्वांटिटीज़ में तो लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही ऑर्डर के ऊपर स्टक हो जाती है कंपनीज। लिमिटेड कस्टमर बेस। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही ऑर्डर पर स्टक हो जाती है, तो कस्टमर बेस भी लिमिटेड रहता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या है कि अलाउज इंडिविजुअल टू सेल यूज्ड गुड्स और हैंडमेड क्राफ्ट। जैसे कल मैंने बताया था कि आजकल की वुमेंस क्या करती है कि हैंडमेड थिंग्स को रजिस्टर करवा लेती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर और उन्हें सेल करती है।
और उधर से प्रॉफिट जनरेट करती है, फिर कोई भी सेकंड हैंड थिंग को हम सेल कर सकते हैं। लो ओवरहेड कॉस्ट फॉर सेलर, अब किसी का बजट कम है तो वो C2C प्लेटफॉर्म से उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। वाइड वैरायटी ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स, OLX पे जैसे कि फर्नीचर से लेकर सब कुछ मिल जाता है, वाइड वैरायटी है। कौन्स क्या है इसके, डिसएडवांटेज क्या है, इशू विद प्रोडक्ट क्वालिटी। अब कोई कस्टमर है, वो अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पाएगी, या तो वो उससे पक गया, मतलब उसको यूज़ कर करके वो थक गया है तो ठीक है, बट कभी कभी प्रोडक्ट क्वालिटी में इशू आ जाते हैं। सेलर रिलायबिलिटी कैन बी अ कंसर्न फॉर बायर। अब सेकंड हैंड थिंग है तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होगी, तो रिलायबिलिटी बहुत कम रहती है। द प्लेटफॉर्म में टेक अ कमीशन ऑन ईच सेल। अब ऑब्वियसली मैं कोई 5,000 की चीज़ लिस्ट करूँगा तो बीच में कुछ ना कुछ कमीशन एप्लीकेशन वाले ज़रूर लेंगे प्लेटफॉर्म यूज़ करने का। सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये नहीं पढ़ना। नाउ C2B क्या होता है। C2C में तो कस्टमर सीधा कस्टमर से कांटेक्ट कर रहा था, बट इसमें कस्टमर जो है बिजनेस से कांटेक्ट करेगा। जैसे अलाउज कंज्यूमर टू ऑफर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बिजनेसेस अनेबलिंग इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जैसे हम शार्क टैंक में ही देखते हैं कि नए नए आइडियाज़ पिच होते हैं, तो वो जो आइडियाज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं से तो वो आइडियाज़ आए होंगे, तो उसी के सिमिलर वे में कंज्यूमर्स जो है वो बिजनेसेस को प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफ़र करते हैं। पोटेंशियल फॉर कॉस्ट सेविंग फॉर बिजनेस थ्रू क्राउड सोर्सिंग और फ्रीलांसिंग। अब सबसे मेन बात हम जैसे एज अ कोडर फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर टू एक बिग फर्म है, उसको अपना कोई भी कोड डीबग करवाना है, तो एक फ्रीलांसर से अगर कांटेक्ट कर रही है तो वो क्या होगा, क्राउड सोर्सिंग या फ्रीलांसिंग वर्क होगा। तो वो किसका एक एग्जांपल है, कंज्यूमर टू बिजनेस का। अब कई ऐसी कंपनीज भी होती है जो इंटर्न्स या फ्रेशर्स को हायर करती है और उन्हें जॉब्स दिलवाती है, तो उन्हें भी क्या कहते हैं, कंज्यूमर टू बिजनेस एक टाइप का वो कंज्यूमर टू बिजनेस काम है। देखो, ऑफर बिजनेस इज एक्सेस टू अ डाइवर्स पूल ऑफ टैलेंट। कौन क्या इसका, लिमिटेड स्केलेबिलिटी कंपेयर टू B2B मॉडल। अब B2B है वो तो लार्ज स्केल पे रहेगा, बट C2B लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी कंसर्न रिगार्डिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब कोई भी फ्रीलांसिंग कर रहा है या फिर एक बहुत अच्छी फर्म है, रेप्यूटेटिव फर्म है, तो ऑब्वियसली रेप्यूटेटिव फर्म एक रिलायबल और क्वालिटी वाला काम करके देगी इन एज कंपेयर टू एक फ्रीलांसर। डिफ़िकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस। अब कुछ भी हो जाए, बट ट्रस्ट और विश्वास और एक जिम्मेदारी जो आपको एक फर्म दे सकती है, वो एक कंज्यूमर प्रोवाइड नहीं कर सकता। वो एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश नहीं हो सकता बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में। नाउ वी विल सी बिजनेस टू गवर्नमेंट मॉडल। इसका एडवांटेज क्या है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है, तो उसी के एस्पेक्ट में इन्होंने लिखा है स्टेबल एंड कंसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटीज़, कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उनसे ज़्यादा स्टेबल और कंसिस्टेंट डिमांड की एक्सपेक्टेशन हम किससे रख रहे हैं, बिजनेसेस, प्राइवेटेड बिजनेसेस से। तो स्टेबल एंड कंसिस्टेंट डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट एंटिटीज़, कि जो बिजनेस है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ से ज़्यादा स्टेबल डिमांड कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट एंड स्टडी रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब 5 ईयर का हो गया, 10 साल का हो गया, तो इतने लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इसमें रिवेन्यू स्लो भी कमाएगी कंपनीज, तो काम चल जाएगा, तो इससे महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। पोटेंशियल फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है तो
बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ही होंगे, जैसे टोल का टेंडर हो गया या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन का टेंडर हो गया, तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बिजनेसेस को गवर्नमेंट के द्वारा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? अब टेंडर भरने के लिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो उधर हाई कंपटीशन होएगा और कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और जो टेंडर्स छूटते हैं तो उनमें लेंदी सेल्स साइकिल ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी, मतलब कि उनमें गड़बड़ होने के चांसेस है। जैसे कभी कभी कैसे समझाऊँ, हरियाणा से है तो ऐसे ही समझ जाना सारे कि ठेकेदार भाग जाता है कि भाई टेंडर लिया, सैलरी खा गया या फिर उनके पैसे खा गया और भाग गया। तो ये भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपको ई कॉमर्स में कंसेप्ट समझने की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना। और इसमें स्टडी केसेस आएंगी और उनको अपने हिसाब से लिखाना, अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है तो।